स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज पृथ्वीपुर राज्य के महल में युवराज सोमदत्त का राज तिलक हो रहा था। सोमदत्त इस राज्य के नए राजा बन रहे थे, लेकिन इस खुशी के मौके पर किसी तरह के उत्सव का आयोजन नहीं किया गया था, जिसका कारण ये था कि अभी कुछ दिन ही पहले युवराज सोमदत्त के पिता यज्ञदत्त की मौत हो गई थी। अपने पिता की मृत्यु हो जाने के बाद युवराज का राज तिलक किया गया था। युवराज के पिता की मृत्यु अचानक कैसे हो गई, इस बात के बारे में किसी को नहीं पता था। युवराज के पिता अभी सिर्फ 50 वर्ष के ही थे। हर कोई इस बात से हैरान था कि इतनी कम आयु में अचानक राजा की मृत्यु कैसे हो गई। हालांकि रानी को इसके पीछे किसी षड्यंत्र का अंदेशा था, लेकिन ऐसा कौन हो सकता था, ये बात उसे मालूम नहीं थी। स्वर्गीय राजा यज्ञदत्त के दरबार में कई मंत्री थे, लेकिन उनमें से उनका मंत्री जीवनलाल राजा का बहुत ही खास था। राजा उसे अपना दाहिना हाथ मानते थे। उसे राजा के मरने का बहुत ही दुख था। अब नए राजा सोमदत्त ने जब राजगद्दी संभाल ली तो उसने अपने पिता की मृत्यु को एक स्वाभाविक मृत्यु ही समझ लिया था। अभी नए राजा ने अपनी राजगद्दी संभालते ही प्रजा की भलाई के काम करना शुरू कर दिया। स्वर्गीय राजा ने अपने बेटे सोमदत्त का विवाह पड़ोस के ही राज्य की राजकुमारी शीतल से तय कर दिया था, मगर उनके मरने के बाद ये शादी अब अधर में लटक गई थी। राजपुरोहित तो इस शादी को अपशकुन मान रहे थे, जबकि महारानी इस शादी को तोड़ देना चाहती थी और मंत्री जीवनलाल तो इस शादी को तोड़ने के पक्ष में ही था। मगर सभी की बातों को दरकिनार करते हुए युवराज सोमदत्त ने अपने पिता की बात रखी और राजकुमारी शीतल से विवाह कर लिया। राजकुमारी शीतल एक बहुत ही बुद्धिमान लड़की थी। वो राजा सोमदत्त को राजकाज के कार्यों में भी सुझाव दिया करती थी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि राजकुमारी के पास एक पालतू तोता था जो बहुत ही चतुर था। वो रानी से मनुष्य की तरह बातें करता। एक दिन तोते ने रानी को सुझाव दिया कि वो राजा को अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाए। राजा को कभी भी किसी दूसरे की बनाई हुई चीज ना खाने दे, बल्कि अगर कभी ऐसा हुआ तो पहले उस खाने की जांच की जाए। तोते ने कहा, क्योंकि मुझे इस महल में षड्यंत्र की बू आ रही है, इसीलिए महारानी आप भी सचेत रहिए। अब क्योंकि रानी शीतल ये जानती थी कि राजा भोजन वाली बात पर राजी नहीं होंगे, वो अवश्य ही किसी का भी दिया हुआ भोजन खा लेंगे। तब रानी ने मन ही मन एक योजना बनाई। उसने राजा से कहा कि मैं एक महात्मा जी के कहे के अनुसार एक व्रत रखने वाली हूँ। व्रत को पूरा करने के लिए मुझे खुद ही भोजन बनाना होगा और मुझे अगले 6 महीने तक अपने हाथ से बनाया हुआ भोजन ही खाना होगा। इसी बीच किसी का भी दिया हुआ आप कुछ भी नहीं खाएंगे, वरना मेरा व्रत भंग हो जाएगा और हमें फिर से 6 माह तक इसी तरह का व्रत करना होगा। ये उपाय भी रानी को तोते ने ही बताया था। रानी का ये सुझाव राजा सोमदत्त ने स्वीकार कर लिया और इस तरह वो अक्सर अपने पति को समझाती रहती कि बिना जांच किए आप कहीं पर भी खाना मत खाइएगा। धीरे धीरे समय बीता। दोनों के विवाह को अब 4 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उनके यहाँ पर कोई संतान नहीं हुई। तब राजा का मंत्री जीवनलाल इस बात से चिंतित हुआ और राजा को सुझाव देते हुए कहने लगा, महाराज, विवाह के 1-2 साल के अंदर ही संतान उत्पन्न हो जानी चाहिए, मगर आपके विवाह को पूरे 4 वर्ष बीत चुके हैं, अभी तक आपके यहाँ पर कोई संतान नहीं हुई। मेरी मानिए तो सुल्तानपुर के वैद्य गजोदर को दिखा लीजिए और इससे अवश्य ही रानी को संतान हो जाएगी। मगर समस्या ये है कि वो वैद्य जी बहुत ही बूढ़े हैं और कहीं पर आते जाते नहीं, तो रानी जी को ही वहां पर जाना पड़ेगा, क्योंकि अपनी समस्या तो रानी ही उसे बता सकती हैं। राजा ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं रानी के तोते को आपके साथ भेज दूंगा। अपनी बात रानी तोते को बता देगी और तोता रानी की बात वैद्य जी को बता देगा। इस तरह से समस्या का हल निकल आएगा और बिना रानी के जाए
वैद्य जी से दवा भी मिल जाएगी। मंत्री जीवनलाल कहने लगा, महाराज मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन आपसे कहने में मैं संकोच कर रहा था। दूसरे ही दिन मंत्री जी तोते को लेकर सुल्तानपुर के लिए निकल गए, मगर उसे सुल्तानपुर तो जाना ही नहीं था, क्योंकि सुल्तानपुर में ऐसा कोई भी वैद्य नहीं रहता था। मंत्री तो उस तोते को लेकर जंगल की तरफ निकल गया। तब तोते को ये शंका हुई कि मंत्री सुल्तानपुर का रास्ता छोड़कर जंगल की तरफ क्यों जा रहा है, जबकि उसके कहे अनुसार सुल्तानपुर इसके विपरीत दिशा में है। अवश्य ही मंत्री कोई धोखा करने वाला है। तोते को मंत्री ने पहले अपने कंधे पर बिठाया था, मगर अब उसने तोते को बड़ी ही मजबूती से अपने हाथों में पकड़ लिया था। तोता कहने लगा, मंत्री जी जरा आप मुझे आजाद कर देंगे, मुझे जंगल में फल खाने की इच्छा हो रही है। बहुत दिन हो चुके, मैं जंगल के फल खाना चाहता हूँ। इसके बाद हम आगे चलेंगे। मंत्री कहने लगा, तोता आज मैं तुझे ऐसा फल खिलाऊंगा कि तू फिर कभी उड़ने के काबिल नहीं रह जाएगा। तू बहुत ही रानी का रक्षक बनता है। तेरी बुद्धि के कारण ही रानी बहुत ही होशियार बनती है। तोता कहने लगा, मंत्री जी ये आप क्या कहते हैं, मैं कोई होशियार नहीं हूँ। होशियार तो आप हैं, मैं तो एक साधारण तोता हूँ। कोई भी मुझे पालता है, भोजन देता है, मैं तो उसी के गुण गाता हूँ। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपके गुण गाऊंगा। अरे मुझे कौन सा राजा बनना है जो मैं रानी का बनकर रहूं। आप चाहें तो आज से मैं आपके साथ ही चलूंगा, आपके ही गुण गाऊंगा। मंत्री कहने लगा, अरे तोते तेरी गर्दन मेरी मुट्ठी में जकड़ी है, फिर भी तू चतुराई दिखाने से बाज नहीं आता। तू क्या मुझे बेवकूफ समझता है? मैंने तो अपने दुश्मनों के कुत्ते और बिल्लियों को भी नहीं छोड़ा। तुझे नहीं पता कि राजा के पिता यज्ञदत्त को भी मैंने ही मारा था। सारे जासूस और गुप्तचर पता लगाते रह गए और मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाए। मैंने ऐसा कोई सबूत छोड़ा ही नहीं कि जिससे कोई मुझ पर शक कर सके। मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा और रानी को जाकर कह दूंगा कि आपके तोते को कोई तोती मिल गई, और बस फिर क्या था, मैं तो देखता ही रह गया और तोता तोती के साथ उड़ गया। तोता कहने लगा, मंत्री जी आप राजा और रानी के साथ जो भी करना चाहते हैं वो करो, मुझे उस बात से क्या लेना देना। इस राज्य का राजा चाहे जीवित रहे या मर जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस भोजन से मतलब रखता हूँ। आप चाहें तो मैं रानी के पास नहीं जाऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जंगल से वापस महल में नहीं जाऊंगा। मेरी यही इच्छा है कि आप राजा बने और मैं अपनी आंखों से आपको राजा बनते हुए देखूं। मंत्री बोला, तो ठीक है, तू कहता है तो मैं तुझे जिंदा रखूंगा ताकि तू मुझे राजा बनते हुए देख सके। मैं तुझे मारूंगा नहीं, परंतु मैं तुझे उड़ने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर मंत्री ने तोते के पंख तोड़ दिए और उसे जंगल में झाड़ियों में फेंक दिया और फिर वो जंगल में आगे बढ़ गया। जंगल में वहीं पर एक गवाला अपनी गायें चरा रहा था। वो उस वक्त पेड़ पर चढ़कर ये सब कुछ तमाशा देख रहा था। उसने तोता और मंत्री को बातें करते हुए भी देख लिया था। उनकी सारी बातें उसने सुन ली थी। उसने तो पहली बार बोलने वाला और मनुष्य की तरह बात करने वाला तोता देखा था। मंत्री के वहां से चले जाने के बाद वो गवाला पेड़ से उतरकर उन झाड़ियों के पास आया जहां पर वो तोता घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। अपने पास उस गवाले को देखकर तोता कहने लगा, भैया मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। उस निर्दयी मंत्री ने मुझे अधमरा करके यहाँ पर छोड़ दिया है, मेरे पंख तोड़ डाले। अगर तुम चाहो तो मैं बिल्कुल ठीक हो सकता हूँ, और वो भी इसी क्षण। तुम इन झाड़ियों की पत्तियों का रस निकाल कर मेरे पंखों पर लगा दो तो मैं फिर से ठीक हो जाऊंगा। गवाला कहने लगा कि मैं तेरे लिए ऐसा क्यों करूं? तो तोते ने कहा, तुम मुझे एक दयावान आदमी लगते हो, तुम मुझे ठीक कर दो, उसके बदले में तुम जो भी कहोगे मैं वही करूंगा। आज से मैं तुम्हारा नौकर बनकर रहूंगा। गवाला बोला, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ठीक होने के बाद तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना। तोते की जान इस समय मुश्किल में फंसी हुई थी। वो तो बस सबसे पहले ठीक होना चाहता था। तोते ने मान लिया कि भाई मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो गवाले ने तुरंत झाड़ियों की पत्तियों का रस निकालकर तोते के टूटे हुए पंखों पर लगा दिया
कुछ ही क्षणों में तोता बिल्कुल ठीक हो गया और उड़कर वो ग्वाले के पास आ गया। कहने लगा, भैया आज से तुम ही मेरे मालिक हो और मैं आपका नौकर हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम मेरा एक काम कर दो। ग्वाला बोला, अरे अभी तो एक क्षण भी नहीं हुआ कि तुम मुझे आदेश देने लगे। तोता बोला, मालिक मैं तो आपकी भलाई की बात कर रहा हूँ। तुम अगर मेरी छोटी छोटी बातें मानोगे तो मैं एक दिन तुम्हें राजा बना दूंगा। अभी तुमने देखा कि मेरी बताई हुई दवा से 1 मिनट के अंदर ही मेरे पंख ठीक हो गए। इसी तरह से मैं कई और औषधियों के बारे में जानता हूँ और इससे मैं तुम्हें धनवान बना दूंगा। शायद आपकी तो अभी शादी भी नहीं हुई, मैं आपकी शादी भी करवा दूंगा। ग्वाला बेचारा सीधा साधा आदमी था। वो बोला, तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि अब तुम मेरे मालिक हो और मैं तुम्हारा नौकर हूँ। चलो मैं तुम्हें अपना मालिक बना लेता हूँ, क्योंकि तुम्हारे मालिक बनने में भी मेरी भलाई है। लेकिन देखना, भला करते करते कहीं तुम मेरा बुरा मत कर देना। तोते ने कहा, भाई आपने मेरी जान बचाई है और अब मेरा फर्ज है कि मैं आपकी भलाई का काम करूं। ग्वाले ने कहा, अच्छा तो बताओ कि मुझे अब क्या करना है। तोता बोला, तो भाई उस मंत्री का चुपचाप पीछा करना है, उसकी गतिविधियों पर नजर रखो। मैं भी तुम्हारे साथ हूं, आगे क्या करना है वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ग्वाला उस तोते की बात मानकर मंत्री का पीछा करने लगा। मंत्री जंगल के काफी अंदर आ चुका था। ग्वाले को समझ नहीं आ रहा था कि मंत्री आखिर कहाँ जा रहा है। तब तोते ने बताया कि मंत्री का असली मकसद तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो रानी के लिए पुत्र प्राप्ति की दवा लेने के लिए निकला था। ग्वाला पूछने लगा कि तुम कैसे जानते हो कि मंत्री रानी के लिए दवा लेने के लिए जा रहा था। तोते ने कहा, भाई ये सब बातें मैं आपको बाद में आराम से बता दूंगा, परंतु अभी तो तुम मंत्री का पीछा करो। ग्वाला समझ गया कि मंत्री बूढ़े वैद्य अकीचंद के पास जा रहा है, क्योंकि वह वैद्य जड़ी बूटियों की खोज करने के लिए जंगल के अंदर ही अपनी बेटी के साथ झोपड़ी बनाकर रहता है। ग्वाला भी कई बार उनके पास औषधि लेने के लिए आया था। गांव के अधिकतर लोग वैद्य जी के पास दवा लेने के लिए आते थे, क्योंकि उनकी दवा जादू की तरह काम करती थी। ग्वाला सीधे वैद्य अकीचंद के घर की तरफ चल दिया। घर क्या था? एक झोपड़ी थी। ग्वाला वैद्य जी के घर के बाहर छुपकर खड़ा हो गया, जबकि मंत्री घर के अंदर वैद्य अकीचंद से बातें कर रहा था। थोड़ी ही दूरी पर वैद्य की बेटी रत्ना खड़ी थी। मंत्री बात तो वैद्य से कर रहा था, मगर उसकी नजर वैद्य की बेटी पर थी। वैद्य की बेटी रत्ना भी समझ गई थी कि इस मंत्री की नीयत ठीक नहीं है। मंत्री वैद्य से कहने लगा, आप महारानी के लिए कोई ऐसी दवा बना दो कि वो सदा के लिए बांझ बनकर रह जाए, उसे कभी भी कोई संतान पैदा ना हो। वैद्य बोला, मंत्री जी भला मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? मेरा काम तो लोगों का भला करना है, मैं किसी को गलत दवा नहीं दे सकता। मंत्री ने कहा, देखो मैं जितना कहता हूँ बस तुम उतना करो, क्योंकि इसी में तुम्हारी भलाई है। आज नहीं तो कल मैं इस राज्य का राजा बन जाऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हारी बेटी को अपनी रानी बना लूंगा। वैद्य मंत्री की ये धमकी सुनकर डर गया और उसने तुरंत मंत्री को एक दवा दे दी और मंत्री से कहने लगा कि आपको हर हफ्ते ये दवा लेकर जानी होगी। 3 महीने तक इस औषधि का सेवन करने के बाद रानी कभी भी मां नहीं बन सकेगी। मंत्री ने उसी समय वैद्य को 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। स्वर्ण मुद्राएं देखकर वैद्य की आंखें चमक उठी। जब मंत्री वहां से दवा लेकर चला गया तो वैद्य अपनी बेटी से कहने लगा, बेटी मैं तो ऐसे ही उस मंत्री से डर रहा था, वो तो बड़ा ही भला आदमी था। अगर किसी तरह से वो राजा बन गया तो तेरा विवाह मंत्री से करवा दूंगा। रत्ना कहने लगी, पिताजी आप जानते हैं कि वो एक धूर्त आदमी है, वो हमारे राजा और रानी के साथ गलत करने जा रहा है, आपको उसका साथ नहीं देना चाहिए। मैं किसी गरीब से विवाह कर लूंगी, लेकिन ऐसे धूर्त मंत्री से विवाह कभी नहीं करूंगी। वैद्य बोला, बेटी राजाओं महाराजाओं की जिंदगी का क्या भरोसा, आज है कल नहीं। अगर कल को ये मंत्री राजा बन गया तो हम लोगों के वारे न्यारे हो जाएंगे। उधर तोते ने ये देख लिया था कि मंत्री राज दरबार के लिए लौट गया है, तो वो ग्वाले से कहने लगा,
भैया जल्दी से मुझे वैद्य जी के पास ले चलो। और वे दोनों वैद्य के पास आ गए। तोता वैद्य से बात करते हुए कहने लगा, वैद्य जी, आप एक राजा के साथ गद्दारी कर रहे हो। मैंने सब कुछ देख लिया है। मैं उसी रानी का तोता हूँ जिसे आपने गलत औषधि दी है। राजा से कहकर मैं आपको फांसी पर लटकवा दूंगा। वैद्य घबरा गया कि ये नई मुसीबत कहाँ से आ गई। ये बोलता हुआ तोता और ये गवाला कहाँ से आ गए। अगर मैंने मंत्री का साथ दिया तो मुझे भी फांसी हो जाएगी। वो कहने लगा, भाई तोता, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। जब आपने सारी घटना अपनी आंखों से देख ही ली है तो आपने ये भी देख लिया होगा कि वो मंत्री मेरी बेटी को मोहरा बनाकर जबरदस्ती मुझसे दवा लेकर गया है। तुम मेरी मजबूरी को समझो और मुझे बचा लो। तो तोते ने कहा कि तुम्हारा अपराध तो राजद्रोह का है और तुम्हें फांसी लगना तय है। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हाँ, अगर तुम्हारी बेटी चाहे तो तुम्हें बचा सकती है। अगर वो मेरे दोस्त इस गवाले के साथ शादी कर ले तो मैं तुम्हें बचा लूंगा, बल्कि मैं तुम्हें राजा के दरबार में राजवैद्य भी बनवा दूंगा। वैद्य के कुछ बोलने से पहले ही उसकी बेटी रत्ना कहने लगी, मैं अपने पिता की जान बचाने के लिए अभी इसी वक्त इस गवाले से शादी करने को तैयार हूँ, मगर पिताजी को भी इस बात का वचन देना होगा कि वो रानी को अब गलत दवा नहीं देंगे, बल्कि उस मंत्री को धोखे में रखेंगे और रानी को संतान प्राप्ति की दवा देंगे। वैद्य कहने लगा, बेटी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। आज नहीं तो कल मंत्री की पोल तो खुल ही जाएगी। उसके पापों का घड़ा अवश्य ही भर जाएगा। अब मैं रानी को ऐसी दवा दूंगा कि अवश्य ही उसे संतान की प्राप्ति होगी। वैद्य ने उसी समय अपनी बेटी का विवाह गवाले से करवा दिया। गवाले ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी उसे इतनी सुंदर पत्नी मिल जाएगी। और ये सब उस तोते के कारण हुआ है। वो उस तोते को और अपनी पत्नी को लेकर अपने घर वापस लौट गया। उधर मंत्री जब राजा के दरबार में आया तो उसके साथ तोता नहीं था। ये देखकर रानी को हैरानी हुई कि मेरा तोता कहाँ पर गया। मंत्री ने तो पहले से ही सोच रखा था कि उसे तोते के बारे में रानी को क्या कहना है। वो रानी के पूछने से पहले ही बोल पड़ा, महारानी जी, आपके तोते ने तो गजब कर दिया। जब वो मेरे साथ जा रहा था तो उसकी नज़र एक तोती पर पड़ गई। उसे देखते ही आपका तोता उस पर आशिक हो गया और वो मेरे कंधे से उड़ गया। मैंने उसकी बहुत विनती की कि ऐसी गलती मत करो, तुम मेरे साथ राज दरबार वापस लौट चलो, लेकिन वो तोता मेरी बात को नहीं माना। मंत्री की बात सुनकर रानी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका तोता भला ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि उसके तोते को राजमहल में किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। जरूर इस मंत्री ने कोई ना कोई गड़बड़ की है। लेकिन राजा ने मंत्री की बात पर भरोसा कर लिया और कहने लगा, छोड़ो उस तोते को, पहले ये बताओ कि तुम औषधि लेकर आए या नहीं। मंत्री कहने लगा, हाँ महाराज, मैं दवा लेकर आया हूँ। ये कहते हुए उसने दवा की शीशी राजा को थमा दी जिसमें वो रानी के लिए औषधि लेकर आया था, मगर राजा की लापरवाही के कारण वो शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर जा गिरी और टूट गई। मंत्री को इस बात पर बहुत ही अफसोस हुआ, क्योंकि उसकी इतनी मेहनत पर पानी फिर गया था और वो बड़ी ही मुश्किल से 500 स्वर्ण मुद्राएं देकर रानी को बांझ बनाने की दवा लेकर आया था। और ये दवा इस बेवकूफ राजा की बेवकूफी से बेकार हो गई। मंत्री को क्या पता था कि भगवान जिसका बुरा नहीं चाहते उसका बुरा कोई नहीं कर सकता। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि मंत्री जी, आज तो आप थक गए होंगे और आराम कीजिए, लेकिन कल फिर आप दोबारा से दवा लेने के लिए सुल्तानपुर के वैद्य गजोधर के पास जाइए। मंत्री बोला, ठीक है महाराज, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। दूसरे ही दिन मंत्री वापस जंगल में वैद्य के पास पहुंच गया। वैद्य को आश्चर्य हुआ कि अभी तो कल ही मंत्री जी दवा लेकर गए थे, इतनी जल्दी फिर से क्यों आ गए। शायद ये मेरी बेटी के लिए आया होगा। भला हो उस तोते का जिसने मेरी बेटी का विवाह उस गवाले से करवा दिया। मंत्री कहने लगा, वैद्य जी, कल की दवा तो उस बेवकूफ राजा की वजह से गिरकर बेकार हो गई। ये सुनकर वैद्य मन ही मन में भगवान को धन्यवाद देने लगा कि हे भगवान, आपने मुझे एक बहुत बड़ा अपराध करने से बचा लिया। मैंने कभी भी जिंदगी में
किसी को कोई गलत दवा नहीं दी, मगर इस दुष्ट मंत्री ने मुझसे बहुत बड़ा अपराध करवा दिया था और आपने मुझे बचा लिया। वो मंत्री से कहने लगा, कोई बात नहीं मंत्री जी, मैं आपको दूसरी दवा दे देता हूँ। इस बार वैद्य ने मंत्री को संतान प्राप्ति की अचूक दवा दे दी और कहने लगा, मंत्री जी ये दवा पूरे 2 महीने की है। आप कहाँ रोज रोज दौड़ दौड़ कर जंगल में आते रहेंगे। ये दवा ले जाइए और रानी को दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसी बीच मंत्री की निगाहें वैद्य की बेटी को ढूंढ रही थी, मगर वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मंत्री से रहा ना गया तो उसने पूछा, वैद्य जी आपकी बेटी कहाँ पर है, दिखाई नहीं दे रही। वैद्य बोला, मंत्री जी वो बात ये है कि मैंने अपनी बेटी का विवाह बचपन में ही कर दिया था और कल ही उसका पति उसे विदा करवा के ले गया। अब क्योंकि बेटी सयानी हो गई थी, इसीलिए मैं उसे मना नहीं कर सका। मंत्री बोला, अरे वैद्य जी अभी तो आपकी बेटी की उम्र ही क्या थी, ये आपने ठीक नहीं किया। मंत्री बेचारा उदास होकर वहां से दरबार लौट आया। अब दोबारा राजा ने कोई गलती नहीं की और बड़ी ही सावधानी से वो दवा लेकर उसने रानी को दे दी। अब राजा रोज अपने हाथों से ही वो दवा रानी को देता था। वैसे तो रानी उस दवा को पीना नहीं चाहती थी, लेकिन राजा का मन रखने के लिए वो दवा को पीने लगी। 1 महीने के बाद रानी को ये एहसास होने लगा कि वो गर्भवती हो गई है। तब रानी ने ये खुशखबरी राजा को सुनाई कि आप पिता बनने वाले हैं। ये सुनकर राजा खुशी के मारे उछल पड़ा। वो सबसे पहले ये खबर अपने मंत्री जीवन लाल को देना चाहता था। उसने मंत्री को दरबार में बुलाया और राजा कहने लगा, मंत्री जी आपने तो कमाल ही कर दिया। आपकी लाई हुई दवा की वजह से मैं अब पिता बनने वाला हूँ। आपने तो वो कर दिखाया जो आज तक कोई दूसरा मंत्री नहीं कर सका। मैं आपसे बहुत ही खुश हूँ और आपको इनाम देना चाहता हूँ। राजा ने उसी वक्त मंत्री को 5000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे दी और फिर राजा कहने लगा, मंत्री जी इस इनाम का हकदार तो वो वैद्य गजोदर भी है, जिसकी दवा की वजह से रानी गर्भवती हुई है। इसीलिए उसे भी आप मेरी तरफ से 5000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे दीजिएगा। ये कहते हुए राजा ने एक और थैली मंत्री को थमा दी। राजा की बात सुनकर मंत्री के सारे मंसूबों पर पानी फिर गया था। कहाँ तो वो रानी को बांझ बनाने के लिए चला था और कहाँ पर अब रानी गर्भवती हो चुकी थी। उसके लिए तो ये खबर बड़ी ही मनहूस थी, मगर राजा को दिखाने के लिए वो बनावटी खुशी जाहिर कर रहा था, जबकि उसके दिल में तो आग धधक रही थी। वो तो वैद्य अकीचंद की हत्या करने के लिए तैयार था। वो राजा से कहने लगा, महाराज मैं इसी समय इस खुशी को वैद्य जी को बताना चाहता हूँ। राजा ने कहा, ठीक है मंत्री जी आप जा सकते हैं। मंत्री को वैद्य पर बहुत ही गुस्सा था। ये सोचकर वो जंगल की तरफ निकल गया। उसके हाथ में एक तलवार थी। वहां से गुजरते हुए उसे तोते ने देख लिया था और वो गवाले से कहने लगा, भाई आज तुम्हारे ससुर की जान खतरे में है। वो दुष्ट मंत्री उन्हें मार डालेगा, तुम्हें उनकी जान बचानी चाहिए। गवाले ने कहा, अरे भाई मैं भला उस मंत्री का सामना कैसे कर सकता हूँ। तुमने देखा नहीं कि उसके हाथों में नंगी तलवार थी और उसके सिर पर खून सवार था। तोते ने कहा, अरे जब अपने परिवार पर कोई मुसीबत आए तो आदमी को अपनी जान की बाजी लगा देनी चाहिए। आपके पास तो ये मजबूत लाठी है, आप इस लाठी से मंत्री के पैर पर हमला कर दीजिएगा, तो फिर वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अपने आप पर भरोसा रखो और वही करो जो मैंने आपसे कहा। इस तरह से गवाला मंत्री के पीछे पीछे चल पड़ा। मंत्री जब वैद्य के पास पहुंचा तो उसे भला बुरा कहने लगा, वैद्य तूने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुझसे कहा था कि रानी को बांझ करने की दवा देना, लेकिन तूने तो उसे संतान प्राप्ति की दवा दे दी। आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तभी तोते ने गवाले को इशारा किया और उसी वक्त गवाले ने एक जोरदार लाठी मंत्री को जड़ दी। अचानक हुए इस हमले के कारण मंत्री संभल ना सका। उसे इस हमले की कोई जानकारी नहीं थी। उसे नहीं पता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है और मंत्री की तलवार दूर जा गिरी। इसके बाद गवाले ने लाठी से मंत्री की खूब पिटाई की। मंत्री की सारी हेकड़ी निकल गई और वो अपनी जान बचाने की दुहाई देने लगा। इसके बाद गवाले ने उसे चेतावनी देते हुए कहा,
अगर तुम दोबारा कभी इस जंगल में दिखाई दिए तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मंत्री किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भागा और सीधा राजा के पास पहुंच गया। राजा से कहने लगा, महाराज, मैंने आपका दिया हुआ इनाम वो 5000 अशर्फियां वैद गजोदर को देने के लिए जा रहा था, परंतु रास्ते में एक गवाला मिल गया जो कि एक लुटेरा है। उसने अचानक मुझ पर हमला कर दिया और वो स्वर्ण मुद्राओं की थैली मुझसे छीन ली। साथ ही साथ उसने मुझे बहुत मारा और मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने 5000 स्वर्ण मुद्राएं और लाकर उसे नहीं दी तो वो मुझे जान से मार डालेगा। महाराज, अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए, उस डाकू को गिरफ्तार करवाइए और उसे फांसी पर चढ़ा दीजिए। राजा ने कहा, मंत्री जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा, मैं उस दुष्ट गवाले को फांसी पर चढ़वा दूंगा। राजा के आदेश पर सैनिक गवाले को पकड़कर राज दरबार में ले आए। गवाले ने बहुत देर तक अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन राजा ने उसकी एक ना सुनी और सैनिकों को आदेश दिया कि इसे ले जाकर फांसी पर चढ़ा दिया जाए। रानी शीतल, जो कि उस समय वहीं पर थी, वो राजा से कहने लगी, महाराज, जरा रुकिए, जब तक हमारी संतान का जन्म नहीं हो जाता आप किसी भी तरह का कोई अशुभ काम मत कीजिए, किसी को भी फांसी की सजा मत दीजिए। इतने दिनों के लिए आप इस गवाले की सजा पर रोक लगा दीजिए। जब हमारे बेटे का जन्म हो जाएगा उसके बाद ही इसे फांसी पर लटकाया जाए। राजा की ये बात मान ली और गवाले को कारागार में डाल दिया गया, जबकि मंत्री मन महसूस कर रह गया कि ये गवाला अब 7-8 महीने के लिए बच गया। मगर कोई बात नहीं, इसे फांसी तो हर हालत में होकर रहेगी। उधर अगले दिन वो तोता उड़कर रानी के पास आया। तोते को उम्मीद थी कि रानी उसकी बात सुनेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। रानी तोते को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। तोता रानी से मंत्री की शिकायत करने लगा तो रानी ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया और वो कहने लगी, मुझे तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी नहीं सुननी, तुम इसी समय यहाँ से लौट जाओ अपनी तोती के पास। मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला था और तुमने ऐसी हरकत की, इसी वक्त यहाँ से लौट जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। और जिस मंत्री की तुम शिकायत कर रहे हो उसी के द्वारा लाई गई औषधि के कारण मैं गर्भवती हुई हूँ। तोता समझ गया कि अभी रानी उसकी बात नहीं सुनेगी। तोता वहां से उड़कर वापिस गवाले की पत्नी के पास गया और उसे दिलासा देते हुए कहने लगा, इस समय दुख की आंधी चल रही है, हमें चुपचाप इसे सहन करना होगा और सही समय का इंतजार करना होगा। इसी तरह से 7-8 महीने बीत गए। रानी शीतल ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। महल में खुशियों की लहर दौड़ गई, मगर मंत्री जीवनलाल के सीने पर अब सांप लौटने लगे थे। अब तो वो उस बच्चे को नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहने लगा, क्योंकि अब उसे महल में कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। वो जब चाहे अपनी मनमानी कर सकता था। उसने नन्हे राजकुमार की हत्या करवाने के लिए एक योजना बना ली थी। वो एक सपेरे की मदद से राजकुमार को मारना चाहता था, जबकि तोता तो मंत्री के पीछे ही पड़ गया था। वो हर समय मंत्री के पीछे लगा रहता और महल के आसपास के पेड़ों पर ही बैठा रहता, जबकि मंत्री अपने मन में उस तोते को लेकर बिल्कुल निश्चिंत हो चुका था। वो तो यही जानता था कि तोता तड़प तड़प कर जंगल में मर गया होगा। तोते ने मंत्री और सपेरे की सारी बातें सुन ली थी। एक बार फिर से वो रानी के पास गया और कहने लगा, रानी, आप अपने बच्चे को लेकर सावधान रहिए, मैंने मंत्री और सपेरे की सारी बातें सुनी हैं। रानी कहने लगी, चुप हो जा तोते, मैं मंत्री के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। अगर तू दोबारा यहाँ पर आया तो सचमुच मैं तुझे मार ही डालूंगी। आइंदा मेरे पास कभी मत आना और मंत्री के खिलाफ मेरे सामने जहर उगलने की कोशिश मत करना। तोते ने जब यह देखा कि रानी पर मेरी बातों का कोई असर नहीं हो रहा, तो वो राजा सोमदत्त की माँ के पास गया, क्योंकि रानी के बाद अगर राजा किसी की बात सुनता था तो वो अपनी माँ की बात सुनता था। राजमाता को तो पहले से ही संदेह था कि मंत्री ने षड्यंत्र करके उसके स्वर्गीय पति की हत्या की है। जब तोता राजमाता के पास गया तो वो उसकी बात सुनने को तैयार हो गई। उसने सपेरे और मंत्री की बात राजमाता को बता दी और ये भी बताया कि कल रात को मंत्री गुप्त दरवाजे से सपेरे को लेकर रानी के कमरे में जाएगा और तब वो सपेरा एक जहरीला सांप राजकुमार के पास छोड़ देगा। वो सांप राजकुमार को डस लेगा
और इस तरह से राजकुमार मर जाएगा। आप चाहें तो राजकुमार को बचा सकती हैं। तोते की बात राजमाता की समझ में आ गई। वो दूसरे दिन रात के समय राजा के पास गई और कहने लगी, बेटा मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, मेरे साथ चलो। और फिर वो राजा को लेकर दरवाजे के पीछे छुप गई। राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। राजमाता को ये क्या हो गया और ये मुझे क्या दिखाना चाहती है, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ के साथ चलने को तैयार हो गया। वो दोनों चुपचाप दरवाजे के पीछे खड़े हो गए और देखते रहे। थोड़ी ही देर के बाद राजा ने देखा कि उसका मंत्री जीवनलाल एक सपेरे को लेकर महल में आ गया। वो दबे पांव सबसे छुपते छुपाते रानी के कमरे की तरफ जा रहा था और तभी सपेरे ने एक सांप निकालकर रानी के कमरे में छोड़ दिया और फिर मंत्री और सपेरा वहां से भागने की कोशिश करने लगे। ये देखकर राजा ने तुरंत दौड़कर मंत्री को पकड़ लिया और आवाज लगाकर पहरेदारों को वहां पर इकट्ठा कर लिया। इसके बाद मंत्री और सपेरे को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर रानी चिल्ला रही थी, क्या कोई है? मेरे बेटे को सांप ने डस लिया है। ये सुनते ही महल में भगदड़ मच गई। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो गया और अब क्या किया जाए। नन्हे राजकुमार को कैसे बचाया जाए। तभी तोता वहां पर उड़ता हुआ आया और रानी के पास गया। कहने लगा, महारानी आप घबराइए मत, राजकुमार को कुछ नहीं होगा, हम लोग राजकुमार को बचा लेंगे। मुझे इस हमले के बारे में पहले से ही पता था, इसीलिए मैंने वैदराज अकीचंद को महल के बागीचे में छुपा रखा है। और फिर तोता जल्दी से वैद को रानी के पास बुला लाया। वैद ने राजकुमार को एक दवा पिला दी और बोला, अब निश्चिंत रहिए, राजकुमार को कुछ नहीं होगा। तोते ने रानी को बताया, महारानी जी इन्हीं वैद जी की वजह से आपको संतान प्राप्ति हुई है। और तब तोते ने शुरू से लेकर आखिर तक मंत्री के सारे कारनामे राजा और रानी को बता दिए। उन्हें यह भी बताया कि गवाला तो बिल्कुल निर्दोष है और जो वैदराज जी को देने के लिए 5000 स्वर्ण मुद्राएं आपने दी थी वो तो मंत्री जी ने अपने घर पर ही रखी हैं। बाकी सब कुछ आपने अपनी आंखों से देख लिया है और यहाँ तक कि आपके पिता का हत्यारा भी वो मंत्री ही है। अब क्योंकि मंत्री रंगे हाथों पकड़ा जा चुका था, उसके सारे अपराध अब राजा के सामने थे, तो राजा ने मंत्री को फांसी पर चढ़ाने की आज्ञा दे दी और तोते से कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मंत्री की बातों में आकर मैंने तुम्हें बुरा भला कहा। अब तुम बताओ कि तुम्हारे इस उपकार का बदला मैं कैसे चुकाऊं। तोते ने कहा, महाराज पहले तो आप गवाले को आजाद करवा दीजिए और उसे अपने दरबार में मंत्री रख लीजिए और हमारे वैद्य जी को आप अपना राजवैद्य बना लीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। और इस तरह से तोते की सहायता से राजा सोमदत्त ने बहुत लंबे समय तक अपनी प्रजा की सेवा की। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। तो इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए। साथ ही साथ अपने अच्छे कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम भी लिखें। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए अपने दोस्त राणा मंजीत सिंह को अनुमति दीजिए।